लास्ट लेक्चर, अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद अल्टीट्यूड यहाँ तक कवर किया था। मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो, वैसे वैसे जी की वैल्यू चेंज होती है। टू बी प्रिसाइज, जी की वैल्यू कम होती है। तो जी की वैल्यू विद हाइट कैसे चेंज हो रही है या कैसे कम हो रही है, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। तो वी विल फर्स्ट क्विकली रिवाइज दैट पार्ट, और फिर हम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ भी देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो टू चेक हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट, हमने दो केसेस लिए थे। सबसे पहले वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट विच इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट था जो अर्थ के सरफेस पे है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे हो, उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर। So if you have an object which is at the surface of Earth, let us say mass of Earth is capital M, mass of object is small m, radius of Earth is capital R. So acceleration due to gravity of the object at the surface of Earth is gm by r square. Equation number one. But इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी हाइट पे लेके जा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने हाइट h पे ले लिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, so if we take this object at a certain height h from the surface of Earth, acceleration due to gravity of the same object will be given by, याद है क्या? gh equal to gm upon r plus h का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू। हमको चेक करना है कि g की वैल्यू विथ हाइट बढ़ रही है या कम हो रही है। तो चेक करना मतलब कंपेयर करना, और कंपेयर करना मतलब रेशो लेना। तो विल टेक रेशो। इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दिया। तो यू हैव जी एच अपॉन जी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू वॉज जी एच एंड ऑफ इक्वेशन वन वॉज जी। राइट हैंड साइड है जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम हो गया कैंसल। तो देयरफॉर जी एच बाई जी इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। देन क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर है, तो हमने दोनों का लिख दिया था कॉमन स्क्वायर। तो दिस इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट। तो हाइट पे अगर आपको जी की वैल्यू चाहिए, तो जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। लेट अस से इक्वेशन नंबर थ्री। तो हाइट पे जी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा केस है। हाइट बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर वन से छोटा है। अगर नंबर वन से छोटा है, उसका स्क्वायर भी वन से छोटा है। इफ द नंबर इज लेस देन वन, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ऑल्सो लेस देन वन एंड मल्टीप्लाइड बाई जी। तो राइट हैंड साइड पे जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो जी से कम मिलेगी। सो इक्वेशन नंबर थ्री गिव यू वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब विथ हाइट। लेकिन हमने ये स्पेसिफाई किया नहीं कि ये हाइट कितना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हाइट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप यूज करते हो फॉर हायर हाइट। अभी हायर हाइट या लार्जर हाइट का मतलब क्या है वो आज बताऊंगा मैं। वी विल सी कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है। और एक फॉर्मूला बनेगा। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड के दो फॉर्मूला बनते हैं, उसमें से ये एक है। ये ये कब, जब हाइट की वैल्यू ज्यादा हो। अभी एग्जैक्टली कितनी तो मैं बताऊंगा बाद में, आज ही बताऊंगा। इसी फॉर्मूला को आप लिख सकते हो जी एच इक्वल टू जी वन अपॉन आर प्लस एच बाय आर स्क्वायर। ओके, तो जी एच इक्वल टू जी, वन स्क्वायर इज वन, आर प्लस एच बाय आर मतलब आर बाय आर प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। आर बाय आर इज वन, आर बाय आर इज वन। तो जी एच इक्वल टू जी वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर।
ये डिनोमिनेटर को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूँ तो जी एच इक्वल टू जी 1 + h/r⁻² ऐसा आता है, करेक्ट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये -2 डायरेक्टली सेकेंड टर्म से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। अब वो क्यों करना है वो आज देखेंगे, उसके लिए आपको मैथ्स पता होना चाहिए। तो एज यू टोल्ड मी कि आपका बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ है क्या? हाँ, सफिशिएंट है फिर। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है तो सफिशिएंट है। तो हु विल टेल मी व्हाट इज एनसीआर? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस इंटू आर फैक्टोरियल की n फैक्टोरियल? तो आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है एनसीआर का वैल्यू। a प्लस बी होल रेज टू 1 इज a प्लस बी। a प्लस बी होल रेज टू 2 क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। a प्लस बी रेज टू 3 क्या होता है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। a प्लस बी रेज टू 4 क्या होता है? रेज टू 5 क्या होता है? रेज टू 6। तो बेसिकली ये आता कहां से है? दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो a प्लस बी रेज टू n, पास्कल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पास्कल ट्राइंगल तो ठीक है, वो पास्कल ट्राइंगल कहां से आता है वो बताओ मुझे, क्योंकि तुम पास्कल ट्राइंगल लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं? राइट, करेक्ट है, हाँ कि नहीं? गलत लिखा है मैंने, गलत। ये बीच में 2 नहीं आएगा। ओके, 1 1, फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? हाँ, ये आता कहाँ से है? ये बाइनोमियल थ्योरम से ही आता है। तो आपको बताना चाहिए, तुम ये जो पास्कल ट्रायंगल लिखते हो वो आता ही बाइनोमियल थ्योरम से है। a प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। a² के साथ 1 लिखा था, b² के साथ भी 1 था, मिडिल टर्म के साथ क्या था? 2। ऐसे था ना, था कि नहीं? a² प्लस 2ab प्लस b²। 1 के साथ क्या नंबर है? a² के साथ क्या नंबर है? 1 1। b² के साथ क्या नंबर है? 1। 2ab के साथ, ab के साथ क्या नंबर है? 2। जब a प्लस बी क्यूब लिखते हो तो क्या लिखते हैं? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ है क्या? 1 3 3 1, 1 3 3 1। तो ये पास्कल ट्रायंगल ये कहाँ से आता है? तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन से आता है। तो पहले अभी बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम समझ लो, मैथ्स में जब होगा तब होगा, अभी फिलहाल यहाँ पे समझ लो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है ये, NC0 a⁻n b⁻0। अब NC0 के बाद NC1 तो 0 हो गया 1। a⁻n था a⁻n-1, मतलब a का पावर 1 1 से कम होगा और b का पावर 1 1 से बढ़ता जाएगा। प्लस इसके बाद आएगा NC2 a⁻n-2 b², प्लस NC3 a⁻n-3 b³। ऐसा कब तक? जब तक NCn तक नहीं पहुंचते। NCn a⁻0 b⁻n, राइट। तो तुम जो a प्लस बी होल स्क्वायर बता रहे थे, अभी हम लोग शो करेंगे कि वो यहीं से आता है। तो जब तुम a प्लस बी रेस टू 2 करते हो, n की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 2। तो क्या लिखेंगे? 2c0 a⁻2 b⁻0, 2c1 NC1 मतलब 2c1 a⁻2 b⁻1, राइट। उसके बाद क्या लिखोगे? 2c0 2c1, फिर क्या आएगा? 2c2 a⁻2 b का स्क्वायर। यहाँ पे रुक जाना। क्यों रुक जाना? तुमको फॉर्मूला क्या बता रहा है, कहाँ रुकना है? NCn मतलब 2c2। अगर रेस टू 3 होता तो कहाँ रुकोगे? 3c3। रेस टू 4 होगा तो कहाँ रुकोगे? 4c4, राइट। व्हाट इज NC0? 1। NC0 1c0 2c0 3c0 4c0 5c0 6c0 ये सब होता है 1। इट इज ऑलवेज 1। फॉर्मूला है ना आपके पास,
NC0 निकालना है ना, तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, व्हाट इज r? 0, 0 फैक्टोरियल, राइट। उसके बाद n माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और ये हो गया व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1। तो NC0, 1C0, 2C0, 3C0, ये सारे के सारे होते हैं 1, तो ये हो गया 1। ओके, a स्क्वायर, व्हाट इज b रेज टू 0? 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 2C1, 2, 3C1, 4C1, 5C1, NC1, n, तो 2C1 कितना आएगा? 2। a रेज टू 1, b रेज टू 1, 2C2, 1, 3C3, 1, 4C4, 1, 5C5, 1, NCN, 1। तो ये भी 1 होता है, सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, मिल जाएगा आपको, करके देख लो। NCN, n फैक्टोरियल, r की वैल्यू क्या है? n, n माइनस n फैक्टोरियल, व्हाट इज n माइनस n? व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1, तो 1 आ गया क्या? Yes, तो 1 आता है वो, तो ये 1 हो गया। a रेज टू 0 इज 1, तो क्या बचा? आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी क्यूब करोगे तो वो भी यहीं से आएगा, यहीं से आएगा वो, राइट। क्लियर? तो अगर आपको a प्लस बी रेज टू 3 करना है तो उस केस में चलो कर ही लेते हैं। a प्लस बी रेज टू 3, 3C0, a रेज टू 3, b रेज टू 0, 3C1, a रेज टू 3 माइनस 1, 2, और b रेज टू 1। a का पावर 1 से कम होगा, b का पावर 1 से बढ़ेगा। 3C2, a रेज टू 1, b स्क्वायर, प्लस 3C3, a रेज टू 0, b रेज टू 3। 3C0, 1, a क्यूब, b रेज टू 0 इज 1, 3C1 इज 3, a स्क्वायर b, 3C2 भी 3 आता है, करके देख लो। 3C2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल 3 into 2 factorial. What is 4 factorial? 4 into 3 factorial. What is 5 factorial? 5 into 4 factorial. तो 2 factorial और ये 1 factorial कैंसल और कैंसल। What is 1 factorial? 1, तो क्या बचा? 3। तो what is 3C2? 3, 3C2 is 3, तो 3C2 is 3 ab square plus 3C3, 1, a raised to 0, 1 आ गया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ऐसा आपको मिलता है a प्लस बी रेज टू एनी पावर, करेक्ट। अब हमको हमको ये नहीं यूज करना है, क्यों? हमारा जो फॉर्मूला है ना, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें पहला नंबर क्या है? 1, तो हमको पहला नंबर 1 चाहिए। तो एक काम करेंगे, इसको ऐसा लिख दूंगा, 1 प्लस बी बाई ए रेज टू एन। तो पहले नंबर को मैंने, मतलब a को मैंने 1 कर दिया और b को मैंने b अपॉन a कर दिया। a प्लस बी रेज टू एन का फॉर्मूला क्या था? n से 0, a रेज टू n, b रेज टू 0। a प्लस बी रेज टू n था nc0, nc0। फर्स्ट टर्म रेज टू n, फर्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे? a, यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 रेज टू n। सेकेंड टर्म रेज टू क्या था? यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? रेज टू 0 प्लस nc1, फर्स्ट टर्म रेज टू n माइनस 1, सेकेंड टर्म रेज टू 1 प्लस आगे क्या आएगा? nc2, फर्स्ट टर्म रेज टू n माइनस 2, b बाई a रेज टू 2। बराबर? सही है, सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा चलते जाएगा, कब तक चलते जाएगा? NCN तक। 1 रेज टू 0, n माइनस n 0, और b बाई a रेज टू n। यहां तक वो आपको लिखना पड़ेगा, करेक्ट। समझ में आया? बाइनोमियल थ्योरम ही है, सिर्फ यहाँ पे पहला टर्म a था, यहाँ पे पहला टर्म 1 है, यहाँ पे दूसरा टर्म b था, यहाँ पे दूसरा टर्म b बाई a। क्लियर आता? अब इसमें मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल देता हूँ। लेट अस से b इज वेरी वेरी लेस देन a।
बी इज लेस देन ए, वेरी वेरी लेस देन ए। फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यू 1 ले लिया हमने, 1। तो लेट अस टेक बी वैल्यू एज 1 और ए का वैल्यू 10⁴ ले लिया, 10,000 मतलब, है ना, बराबर है ना। 1 इज वेरी वेरी लेस देन 10⁴, यस। तो अगर बी इज वेरी वेरी लेस देन ए आया तो बी बाय ए क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 10⁴ इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब 10⁻⁴। सही है, करेक्ट है। तो अगर b बाई ए की वैल्यू ही 1 से बहुत छोटी है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, 10⁻⁴, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो b बाई ए रेस टू 2 क्या आएगा, 10⁻⁴ का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁸, 0.00000001 दिख रहा है यहाँ पे, रेस टू 2 है। आगे क्या आएगा, रेस टू 3, फिर क्या आएगा, रेस टू 4, फिर क्या आएगा, रेस टू 5। तो जब b बाई ए की वैल्यू भी बहुत छोटी है तो b बाई ए का स्क्वायर और भी छोटा होगा, रेस टू 3 और भी छोटा होगा। तो ये जो छोटे छोटे वैल्यू थे इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा, इसमें सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सारे के सारे करने पड़ेंगे निगलेक्ट। तो सिर्फ 2 ही टर्म लेने हैं, ओनली 2 टर्म्स, क्लियर, राइट। व्हाट इज NC0, 1। व्हाट इज 1 रेस टू एनीथिंग, 1, तो ये दोनों क्या हो गए, 1। व्हाट इज b बाई ए रेस टू 0, 1, तो 1 प्लस व्हाट वाज NC1, and 1 raised to anything is 1, b by a। so what do you notice, अगर b by a ये 1 से बहुत छोटा हो तो इंडेक्स को, मतलब पावर को डायरेक्टली सेकेंड टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। नाउ कमिंग बैक टू ग्रेविटेशन, let height of the object is very very less than radius. What is radius of earth, 6400 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और अगर मैं मान लूं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओनली 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मान लो, तो हाइट इज 10 किलोमीटर एंड रेडियस इज 6400, तो हाइट बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर h बाय आर क्या हो गया, वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ऐसा हुआ तो अभी अभी हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम हमको क्या बताता है, उसको वैसे बाय द वे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हम हायर ऑर्डर टर्म्स ले ही नहीं रहे क्योंकि वो निग्लिजिबल है। तो व्हाट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्या बताता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमको, अगर सेकेंड टर्म h बाय आर वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो इंडेक्स को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म के साथ। तो -2 को सीधा यहां लिख देंगे, हो गया, बन गया फॉर्मूला, गुड। तो 2 फॉर्मूला है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट के 2 फॉर्मूला है, एक है जी आर अपॉन आर प्लस एक्स होल स्क्वायर और एक है जी 1 - 2h बाई आर। दोनों ही केस में यू विल सी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा जी की वैल्यू कम होगी, माइनस है ना, माइनस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, g×1 इज जी -2h बाई आर, 2gh बाई आर। तो हाइट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम, क्यों कम हो रही है, दिख रही है माइनस। अगर इधर प्लस आता तो क्या लिखते, क्या बोलते हैं, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन नंबर 4 कब यूज करना और इक्वेशन नंबर 3 कब यूज करना। अगर हाइट 320 किलोमीटर हुआ, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 6400/20 लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना, 320 मतलब 6400/20 किलोमीटर, ओके। मतलब व्हाट इज 6400, आर आर 6400 क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो आर बाय 20, आर बाय 20,
अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 320 किलोमीटर से कम हो, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 320 किलोमीटर से कम हो, मतलब r/20 से कम हो, if height is less than r/20, then you should be using g into 1 minus 2h by r। और अगर हाइट r/20 से ज्यादा हो, तो you should be using g r upon r plus h का स्क्वायर। और अगर h की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू r/20 आई, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, देन एनी ऑफ द टू, क्योंकि लगभग लगभग वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाला। अभी आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, क्योंकि किसी बुक में दिया ही नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनली वैल्यूज कैलकुलेट करके मैंने बना लिया ट्रिक खुद के लिए। अगर हाइट की वैल्यू r/20 से कम हुआ, तो फिर जी एच इक्वल टू जी 1-2h/r। अगर r/20 से ज्यादा हुआ, तो जी एच इक्वल टू जी r अपॉन r प्लस h स्क्वायर। अगर इक्वल हो तो दोनों में से कोई भी वैल्यू लगभग सेम मिलेगा। तो अगर हाइट 300 किलोमीटर दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट। अगर हाइट सपोज 1000 किलोमीटर दिया हो, तो सेकेंड। गुड, राइट, क्लियर, याद रहेगा, क्योंकि सीईटी जेईई नीट में क्वेश्चन आते हैं तब समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना। और एक चीज और याद रखो, हमेशा आपको हाइट की वैल्यू दी होगी ऐसा नहीं होता है। आपको बताया नहीं होता कि हाइट 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। आपको ऐसा बोला होता है कि एट अ सर्टन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 99% ऑफ सरफेस वैल्यू। एक सर्टन हाइट पे जी की वैल्यू 99% है। किसका 99% है? सरफेस वैल्यू का। मतलब तुमको बताया क्या है? मतलब तुमको बता ये रहे हैं कि जीएच कितना है? 99% ऑफ जी। बराबर, सही है ना? तो एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइट पे 99% ऑफ जी मतलब कितना हो गया? 9.9। तो हाइट छोटा रहा होगा कि बड़ा रहा होगा? ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल हाइट, क्योंकि सिर्फ 1% डिक्रीज हुआ है, मतलब 99% रिटेन हुआ है। तो हाइट बहुत कम रहा होगा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट वन। अगर ऐसा बोला हो एट अ सर्टन हाइट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1% ऑफ सरफेस वैल्यू। सेकेंड, सिर्फ 1% बचा है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से भी तुमको समझना पड़ेगा। तो एनी डाउट इन दिस टॉपिक सो फार? तो दो फॉर्मूला है, कौन से दो? जी एच इक्वल टू जी 1-2h/r, ये कब यूज होता है? लेस देन r/20 पे। हाइट शुड बी लेस देन r/20। और हाइट कहाँ से मेजर किया? सेंटर से कि सरफेस से? सरफेस से। और सेकंड फॉर्मूला जी एच इक्वल टू जी r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। ये कब यूज करना है? when the height is greater than r/20। वेरी गुड। तो अभी आ जाता है सेकेंड टाइप पे, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ। ओके, गुड। अब वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ फाइंड करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। पहला अजम्पशन, फर्स्ट assumption is that the earth is a sphere of made up of number of shells of uniform density। मतलब अर्थ एक स्पीयर है which is made up of shells। what is the meaning of shell? what do you understand by shell? layers। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो याद रखना यहाँ पे ये अजम्पशन है। मैं बताता हूँ अजम्पशन क्यों है।
तो लेट द अर्थ बी अ स्फीयर, ये पहला असम्पशन हो गया। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, अर्थ का शेप स्फेरिकल होता ही नहीं है, क्या होता है, एलिप्सॉइड। तो लेट द अर्थ बी अ स्फीयर मेड अप ऑफ number of shells, number of shells of uniform density, of uniform density. What do you mean by uniform density? Density is same everywhere. ये भी assumption है, ऐसा होता नहीं है, वो पता है ना, पता है? Can you tell me a practical example of this? कि अर्थ का डेंसिटी हर जगह पे सेम नहीं है, कैसे प्रूव करोगे? वॉल्केनो के अंदर से क्या निकलता है बाहर? कहाँ से आ रहा है लावा? कोर से आ रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ से आ रहा है। इसका मतलब अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, नियर द सेंटर, वहां पे डेंसिटी कम है, क्योंकि लावा इज अ फ्लूइड, और फ्लूइड का डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। और हम सरफेस पे जो रहते हैं, सरफेस पे लैंड इज सॉलिड स्टेट, तो डेंसिटी ज्यादा होगा ना, राइट? तो अर्थ इज नॉट मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ऐसा होता ही नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, मोर देन 99% ऑफ द प्लैनेट्स, यूनिफॉर्म डेंसिटी होता ही नहीं है। इनसाइड इट इज लेस डेंस एंड आउटसाइड इट इज मोर डेंस, राइट? गुड। तो हमने ये असम्पशन ले लिया कि अर्थ इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ओके, अब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया अर्थ के सरफेस पे, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द गोल मास ऑफ अर्थ। जो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, उस पे अर्थ का पूरा ही मास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट? सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, if an object is at the surface of earth, then whole mass of earth, whole mass of earth exerts gravitational force on that object, exerts gravitational force on that object. Therefore, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at the surface, at the surface is, what is the acceleration due to gravity at the surface of earth? G equal to gm by r square. वही है, सेम, पहले भी वही यूज किया था, सेम यूज किया था, gm by r square। फिर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ना आपने बोल दिया कि अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर देता हूँ। जब तुम यहाँ पे डेंसिटी मेंशन कर रहे हो, तो तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा। और ये नीट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? बहुत सिंपल है। तो अर्थ के सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट हो, तो अर्थ का पूरा ही मास उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ द कंप्लीट मास ऑफ अर्थ, कंप्लीट मास ऑफ अर्थ। लेकिन हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्या करेंगे? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, which implies mass is volume into density. Therefore, G equal to G by R square, volume into density. What is volume of Earth? 4/3 pi r cube। क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या बोला?
अर्थ इज अ स्फीयर, तो वॉल्यूम किसका लोगे? स्फीयर का। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब, तो जी बाय आर स्क्वायर रो इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया कैंसल। तो देयरफॉर जी इक्वल टू 4/3 पाई, 4/3 पाई जीरो, जीरो। मैं इसको जीरो नहीं लिखूंगा, नहीं तो मैं समझोगे जीरो। आई एम नॉट सेइंग न्यूमरिक जीरो, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट, शुड वर्क नाउ। वर्क्स। तो ये जीरो मतलब न्यूमरिक जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज कैपिटल जी इंटू रो। तो कंफ्यूजन नहीं हो, आई विल राइट डाउन रोजी। रोजी, हाँ, रोजी रोटी नहीं, रोजी। 4/3 पाए रोजी, क्या बचा? इक्वेशन नंबर वन। What is equation number one? It is acceleration due to gravity of an object on the surface of Earth in terms of density of Earth. 4/3 pi rho g into r. राइट? तो ये नीट में क्वेश्चन आया था, तो सिंपल है, कुछ नहीं, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखना था, वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब, डन, खत्म। ये तो हो गया सरफेस का। हमको देखना था हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज यू गो इनसाइड द अर्थ। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर लेके जाएंगे, तो लेट अस टेक दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड अर्थ। तो ऐसा करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ लेके जाते हैं। ओके, यहाँ भी ले जा सकते हो, डिपेंड्स। तो ये जो अर्थ के अंदर आप ऑब्जेक्ट को लेके गए, ये डेप्थ को मैं मान लेता हूं डी, दिस इज डेप्थ डी, दैट इज डेप्थ डी, दिस डेप्थ इज डी, मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो तुम डेप्थ मेजर कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? सरफेस से, सरफेस से मेजर कर रहे हो ना डेप्थ को, सरफेस से ही करते हैं। हम 1 किलोमीटर नीचे गए, 2 किलोमीटर नीचे गए, कहां से नीचे गए? सरफेस से। ओके, तो सरफेस से ही करते हैं, तो यू शुड नो दैट द डेप्थ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो ये डेप्थ आ गया डी। व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस? कैपिटल आर। तो ये बचा हुआ क्या होगा? आर माइनस डी। इसको टेम्पररीली मैं आर सफिक्स डी बोल देता हूँ, सिर्फ मुझे आर माइनस डी बार बार नहीं लिखना है, इसके लिए आर सफिक्स डी। तो आर सफिक्स डी मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ एट डेप्थ डी, करेक्ट? राइट? जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, तो अर्थ के पूरे ही मास ने इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नीचे है, तो अर्थ का पूरा मास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, कि जितना मास उस ऑब्जेक्ट के नीचे है वो करेगा, जितना मास उस ऑब्जेक्ट के नीचे है। ओके, सो लेट let the object be taken at depth d below the surface of earth, below the surface of earth. Therefore the mass of earth, the mass of earth, अब एक काम करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट के नीचे जितना भी अर्थ का मास है उसको m सफिक्स d बोल देते हैं, m सफिक्स d। Therefore the mass of earth below the object, below the object exerts gravitational force, exerts gravitational force. Therefore acceleration due to gravity, at depth d, is, what was the formula for acceleration due to gravity? Gm by r square.
डेप्थ पे जी सफिक्स डी, डेप्थ पे मास कितना है एम सफिक्स डी, और रेडियस कितना है आर सफिक्स डी। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के नीचे जितना मास है उसको एम डी बोल दिया, उस ऑब्जेक्ट के नीचे अर्थ का जितना रेडियस है उसको आर सफिक्स डी बोल दिया। ओके, अगेन सिमिलरली एल एल वाई मतलब सिमिलरली, सिमिलरली डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम डी बाय वी डी। तो व्हाट इज एम डी, डेंसिटी इंटू वी डी। व्हाट इज वी डी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ बिलो दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे अर्थ का जितना भी वॉल्यूम होगा वो। तो देयरफॉर जी डी इक्वल टू जी बाय आर डी स्क्वायर एम डी, लेकिन व्हाट इज एम डी, रो इंटू वी डी। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, तो जी अपॉन आर डी स्क्वायर रो 4/3 पाई आर क्यूब, आर डी क्यूब। कैंसल कैंसल, तो फिर वही मिल गया आपको सेम फॉर्मूला, जी डी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इंटू आर डी। सिर्फ सिर्फ ये कैंसल हो गया, एक आर डी बचा, बराबर, करेक्ट, राइट। तो फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ जी डी आर डी। यहां पे लिखा था तुमने, क्या गया ये जी और आर, इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बताया था, जब कंपेयर करना तो क्या लेते हैं, रेशो, तो रेशो ले लो यहाँ पे भी। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, जी डी अपॉन जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इंटू आर डी अपॉन 4/3 पाई रो जी इंटू आर। 4 पाई रो जी बाई 3, 4 पाई रो जी बाई 3 कैंसल, तो क्या मिला, जी डी बाई जी इक्वल टू आर डी बाई आर, लेकिन आर डी क्या था, आर माइनस डी। ओके, तो देयरफॉर जी डी बाई जी इज आर बाई आर माइनस डी बाई आर, तो देयरफॉर जी डी बाई जी इज 1 माइनस डी बाई आर, देयरफॉर जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये आ गया वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। क्लियर है यहाँ तक, पक्का? तो सो फार हमने क्या किया, हमने सिर्फ सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि अर्थ इज अ स्फीयर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। पहले जो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ के सरफेस पे था, पहले ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, और ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे अगर था तो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी ड्यू टू कंप्लीट मास ऑफ अर्थ। फिर हमने सिर्फ मास को लिख लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और क्योंकि अर्थ को तुमने स्फीयर ऐसा अज्यूम करके रखा है तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया 4/3 पाई रो जी इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के नीचे लेके जा रहे हो एट सम डेप्थ डी, तो उस केस में यू विल राइट डाउन जी डी इक्वल टू जी एम डी अपॉन आर डी स्क्वायर। फिर आपने मास को लिख लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगेन, तो जी बाय आर डी स्क्वायर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो जी डी इक्वल टू जी बाय आर डी स्क्वायर, जी बाय आर डी स्क्वायर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर डी क्यूब। तो आर डी स्क्वायर और ये हो गया कैंसल, तो जी एट डेप्थ इज 4/3 रो जी पाई आर डी, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर दिया डिवाइड,
इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड जी डी है, इक्वेशन 1 का जी है, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड 4/3 पाई रो जी आर डी है, और ये है 4/3 पाई रो जी आर। 4/3 पाई रो जी कैंसिल हो जाता है, तो जी डी बाई जी आ जाता है आर डी बाई आर, दैट इज आर माइनस डी बाई आर। तो जी डी बाई जी इज आर बाई आर 1 माइनस डी बाई आर। सिर्फ उसमें से ये जी को यहाँ शिफ्ट कर देता हूं, हो गया। तो जी डी इज जी जी इंटू 1 - d/r। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ पे कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है। हाइट पे तो मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पे। सरफेस पे भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, दैट वी विल सी टुडे इटसेल्फ। तो बट यू शुड नो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे पोल्स पे है, पोल्स पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाओगे तो कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम होगा, राइट? तो अगर हम लोगों ने इस पे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, अगर हम लोग अभी ग्राफिकली मतलब ग्राफ से ड्रॉ कर दे, हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ डिस्टेंस, कर सकते हैं। तो देखो अगला टॉपिक एक छोटा सब टॉपिक होगा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ के एग्जैक्टली बाद एक छोटा सा टॉपिक है। आई थिंक स्पेशल केस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा हुआ है स्पेशल केस ब्रैकेट में? क्या लिखा हुआ है? कंपैरिजन बिटवीन जी एट डेप्थ एंड एन एट अल्टीट्यूड। तो कंपैरिजन बिटवीन जी एट डेप्थ एंड एट अल्टीट्यूड, मतलब एट हाइट। तो इसमें ये नीट में भी क्वेश्चन आया है, एक बार जेई में भी आया है। बहुत सिंपल है, बट ऑफ कोर्स तुमको मैथ्स पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो मैथ्स, समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या इक्वेशन आ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नोटेशन को चेंज करना पड़ेगा हमको। हमने जी की वैल्यू एट हाइट को डिनोट किया है जी एच से, और जी की वैल्यू एट डेप्थ को डिनोट किया है जी डी से। अभी मैं जनरली जी डैश यूज करूंगा, जी डैश। मतलब जी की वैल्यू एट एनी पॉइंट, चाहे वो हाइट हो चाहे वो डेप्थ हो, वी विल डिनोटिंग दिस बाय जी डैश। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट हम लोग डिनोट कर रहे थे जी एच से, एंड द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ हम लोग डिनोट कर रहे थे जी डी से। अब हम लोग दोनों को कॉमन नोटेशन दे देंगे जी डैश। ओके, जी डैश या फिर शायद जो भी जी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, मैं जी डैश बोलने वाला हूँ यहाँ पे। और जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। क्या बोलेंगे उसको? स्मॉल आर। एक चीज याद रखना, डिस्टेंस तुम कहीं ना कहीं से तो मेजर करते हैं, कहीं से तो करोगे ना। जैसे सिटी टू सिटी डिस्टेंस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस होता है ना? मेरे यहाँ से मैं अगर आपका डिस्टेंस मेजर करूँ तो मेरे यहाँ से कर रहा हूँ, मतलब आई एम मेजरिंग फ्रॉम माई रेफरेंस। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम समवेयर। तो जो डिस्टेंस है ये भी कहीं से तो मेजर होगा। तो बेस्ट है कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो बेस्ट वे इज टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये जो स्मॉल आर है, इट इज मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बराबर? बराबर, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ अर्थ से अगर मैं मेजर कर रहा हूं, और अगर अगर ऑब्जेक्ट डेप्थ में है, मतलब अर्थ के अंदर है, तो उसका डिस्टेंस क्या आना चाहिए? रेडियस से कम। और अगर ऊपर है तो रेडियस से ज्यादा। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक यहाँ पे लाइन डाल देंगे विच विल टेल अस वेदर यू आर मेजरिंग इनसाइड और आउटसाइड। तो एक काम करता हूं, इसको बोल देता हूं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, राइट? ओके, तो आर से कम मतलब यू आर इनसाइड, इनसाइड मतलब एट डेप्थ। और आर से ज्यादा मतलब यू आर
आउटसाइड, आउटसाइड मतलब एट हाइट, अल्टीट्यूड। तो ये जो पार्ट है ये डेप्थ का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये अल्टीट्यूड का पार्ट है। अल्टीट्यूड मतलब हाइट का पार्ट। ओके, आउटसाइड मतलब आउटसाइड भी बोल सकते हो तुम। यहाँ तक क्लियर? क्लियर यहाँ तक? जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ थी और कितनी थी? 9.8। तो जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो व्हाट इज द वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद रखना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये लाइन में हटा देता हूँ, ये लाइन सिर्फ मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था बताने के लिए आप। ये नंबर भी मैंने ऐसे ही लिख दिया था, सिर्फ टेल यू कि जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो उसका जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एट डेप्थ, एट डेप्थ व्हाट वाज जी? जीडी क्या था? जीडी जी इंटू 1 - डी बाय आर, या फिर कैन आई राइट इट लाइक R - D/R? चलेगा क्या? चलेगा? अरे वही है ना, वही है ना, जीडी इक्वल टू GR - D, वही है, वही है कि नहीं? सेम है ना? 1 - D/R मतलब R - D/R। ओके, और जीडी को मैं अब जीडी बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? जी डैश। और और एक चीज आपको पता होना चाहिए, हियर ऑनवर्ड्स, इसके आगे कहीं पे भी जब डिस्टेंस मेजर करने हो, ये याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी डिस्टेंस हो, तुम अगर अर्थ के नीचे भी मेजर कर रहे हो तो इसको तुम स्मॉल आर से डिनोट करोगे। किससे करोगे? स्मॉल आर। सिर्फ स्मॉल आर को क्या लिखोगे? R - D। क्यों R - D? ये कितना था? आर, और ये डेप्थ कितना है? डी। तो स्मॉल आर क्या आ गया? R - D। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हाइट पे, हाइट कितना है? h, तो स्मॉल आर क्या आएगा? R+h। तो इसके आगे से अभी ये भी याद रख लो, R - D मतलब कौन? स्मॉल आर। और R+h मतलब कौन? स्मॉल आर। सही है? पक्का? श्योर? 100%? लॉक कर दे बस। तो ये R - D कौन है? कौन सा आर? स्मॉल आर। राइट? ऐसा क्यों? तुम क्या प्लॉट कर रहे हो? हाँ, स्मॉल आर प्लॉट कर रहे हो, वेरी गुड। तो स्मॉल आर प्लॉट कर रहे हो तो स्मॉल आर इक्वेशन में तो लाना पड़ेगा ना। व्हाट इज जी वैल्यू? व्हाट इज दिस जी वैल्यू? लिखा था मैंने, यहाँ पर लिखा था, मतलब कांस्टेंट, क्योंकि वो सरफेस वैल्यू है। तो वो क्या है? व्हाट इज कैपिटल आर वैल्यू? 6400, मतलब वो भी क्या है? कांस्टेंट। वो भी क्या है? कांस्टेंट। ऐसा लिखे क्या फिर? लिख सकते हैं ऐसा? जी डैश मतलब तुमने कौन सा एक्सिस से प्लॉट किया? वाई। तो ये कौन है? वाई। आर तुमने कहाँ प्लॉट किया? एक्स। राइट? तो जी डैश इज वाई, आर इज एक्स। तो ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। y इक्वल टू, y इक्वल टू जी डैश मतलब y, r मतलब x, और ये कांस्टेंट, तो उसको क्या लिखूं? क्या लिखेंगे इसको? y इक्वल टू एम एक्स। व्हाट इज m? स्लोप। स्लोप होता है ना? तो y इक्वल टू एम एक्स, ये ग्राफ कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आ गया? करेक्ट? और लॉजिकली भी सोचो, अर्थ के सरफेस के नीचे जब जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। हो रही ना कम, बराबर कम हो रही है। और राइट एट द सेंटर, जब तुम अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होगी। देख लो, सेंटर पे पहुंच गए तो डेप्थ कितना हो गया? आर। अरे तुम सेंटर पे आ गए, तुम डायरेक्ट सेंटर पे ही आ गए, तो डेप्थ कितना हो गया? आर। व्हाट इज R - R? तो जी डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 है क्या? 0। तो वापिस बता देता हूँ, हमारे पास
वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड और वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, दो फॉर्मूला है। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तुम जैसे ही सरफेस के ऊपर जाते हो तो वैल्यू कम हो रही है, अंदर जा रहे हो तो वैल्यू कम हो रही है। इसको हमको ग्राफिकली शो करना था, हमको इसको ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद डेप्थ एंड विद अल्टीट्यूड हाइट। तो हमने सबसे पहले नोटेशन चेंज करना स्टार्ट किया, जी एच हो या जी डी हो, उसको कॉमनली क्या बोलेंगे, जी डैश। और जो डिस्टेंस है, अगर अर्थ की सरफेस पे है तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, अगर अर्थ के ऊपर है तो स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच, अगर अर्थ के अंदर है तो स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस डी। अब इसके आगे सबको स्मॉल आर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने एक जानबूझ के लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकल, विच इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, मतलब मैक्सिमम होती है। और स्मॉल आर अगर ये कैपिटल आर से कम हुआ तो तुम अर्थ के अंदर हो कि अर्थ के बाहर हो, अंदर मतलब कहाँ पे हो, डेप्थ पे। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो गई तो कहाँ पे हो तुम, अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब अल्टीट्यूड पे हो। सही है? तो पहले हमने एट डेप्थ का सॉल्व कर लिया। एट डेप्थ पे फॉर्मूला क्या था, जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस डी बाय आर, लेकिन ये आर माइनस डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर। वाई एक्सिस को तुमने क्या प्लॉट किया, जी डैश, तो जी डैश क्या है, वाई। एक्स एक्सिस को तुमने क्या प्लॉट किया, डिस्टेंस, कहां से मेजर कर रहे हो, सेंटर ऑफ अर्थ से, बराबर। तो ये स्मॉल आर क्या है, एक्स। बचा कौन, जी बाय आर। जी क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, राइट। लेकिन y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म आ गया क्या ये, यस, y इज जी डैश, एक्स इज आर, तो g बाय आर क्या हो गया, स्लोप। तो ये जो इक्वेशन है जी डैश इक्वल टू जी बाय कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। तो बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, हो गया काम खत्म, डन, हो गया, हो गया, ओके। अभी क्या रह गया, क्या रह गया, अल्टीट्यूड, मतलब एट हाइट, मतलब आउटसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो एट हाइट, एट हाइट के लिए हम डायरेक्टली डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। उसका भी एक रीजन है, वाई आर वी नॉट यूजिंग 1 माइनस 2h बाय आर, क्योंकि 1 माइनस 2h बाय आर कितने वैल्यू तक एप्लीकेबल है, 320 किलोमीटर। आपको पता है हम जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं ना, अभी आगे आएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट वी लॉन्च। वैसे सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट इज मून, अर्थ का एक ही है, मार्स के दो है, फोबोस एंड डेमोस, सैटर्न जुपिटर, इनके बहुत सारे हैं ना, ओके, वो नेचुरल सैटेलाइट है। फिर हम लोग आर्टिफिशियल भी हम लोग लॉन्च करते हैं, उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल, एक होता है पोलार। इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स का हाइट 500-600 किलोमीटर के आसपास होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, सॉरी पोलार का। और इक्वेटोरियल का होता है हजारों किलोमीटर, 10,000, 9,000, 11,000, करेक्ट। तो तुम अगर नोटिस करोगे पोलार हो या फिर इक्वेटोरियल हो, हाइट इज ग्रेटर देन 320 किलोमीटर, है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हाइट हमेशा 320 किलोमीटर से ज्यादा ही होता है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम स्मॉलर हाइट पे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते ही नहीं है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, ये दिस वन। और मैंने अभी बताया, आर प्लस एच हो या आर माइनस बी हो, उसको तुम नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर। तो ये लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस स्मॉल आर इज आर प्लस एच, ओके, गुड। तो ये बन गया जी डैश इक्वल टू जी, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर रेज टू माइनस 2, लिख सकते हैं ऐसा। स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 9.8, आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू
r रेज टू माइनस टू। जी डैश मतलब कौन, y, r मतलब कौन, x, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस टू। तो आपको पता है ये x रेज टू माइनस टू वाला ग्राफ दिखता कैसे है, पता है? तो स्ट्रेट तो नहीं आता है, इसलिए स्ट्रेट दिखा नहीं रहा हूं। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा आता है। फॉलिंग, फॉलिंग ही होगा ना, फॉलिंग होगी नहीं? अरे वैल्यूज डाल के देख लो। अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं सपोज सपोज 5 लेता हूँ, 5, तो y इज प्रोपोर्शनल टू 5 रेज टू माइनस टू, मतलब 1/5 स्क्वायर, मतलब 1/25। अगर x की वैल्यू 6 हुई तो 1/36, अगर 7 हुई तो 1/49, 8 हुई तो 1/64, 9 हुई तो 1/81। तो नंबर छोटा छोटा हो रहा है ना, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, हाँ। तो r की वैल्यू बढ़ेगी तो g डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो वही तो दिखाया है मैंने, r की वैल्यू बढ़ रही है, g डैश की वैल्यू कम हो रही है। और सबसे ज्यादा वैल्यू g का कहाँ पे है, सरफेस पे। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन g एट डेप्थ एंड g एट अल्टीट्यूड। तो ऐसा एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है, यस, गुड। तो ये आपका एक पीवाईक्यू भी कवर हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, ये एक बेसिक असम्पशन है यहाँ पे, क्लियर। अभी हमको देखना है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो इसको कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल नहीं करना। वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, तो सबसे पहले आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स and where and why we use them. Imaginary horizontal circles and imaginary vertical circles. Okay, very good. Where do we use them and why do we use them? What are these latitudes and longitudes and why do we use them? चलो ठीक है, तो पहले मुझे आपको थोड़ा सा longitude and latitude बताना पड़ेगा. Let us say I have this point P. What is the location of this point? हाँ, रेफरेंस नहीं बताया, मतलब कहाँ से मेजर कर रहे हैं ये नहीं बताया। तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लगता है, मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगता है। ये x हो गया, ये y हो गया। फिलहाल मैं 2D में हूं तो मैं x और y दिखा रहा हूँ, मैं 3D में आ जाऊंगा तो x, y और z दिखाऊंगा। तो P का लोकेशन फ्रॉम दिस ओरिजिन, पहले तुम यहां तक आओगे, बोलोगे डिस्टेंस क्या है, x। ऑफ कोर्स ये ओरिजिन है 0 0। उसके बाद you will go here and this is y, and then you will say this is x comma y। तो किसी भी पॉइंट को एक प्लेन पे, प्लेन इज टू डायमेंशनल सरफेस, किसी भी पॉइंट को एक प्लेन पे शो करना है, उसका लोकेशन बताना है, तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। लेकिन हम लोग दो की जगह पे एक कोऑर्डिनेट से भी काम चला सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ अ सर्कल, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो सर्कल के सर्कमफरेंस पे आ गया, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा क्यों करते हैं, उसका भी रीजन है। तो लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट है जो हमेशा, ऑलवेज, वो हमेशा सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही रहने वाला है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो सर्कल पे ही रहने वाला है, मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, मतलब आर वैल्यू इज फिक्स। ये पार्टिकल, ये पॉइंट सरकमफरेंस पे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, उसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या रहेगा, आर, सेम। हाँ, लेकिन अगर ये पॉइंट पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया और अब यहां पे आ गया, तो पहले केस में व्हाट वाज द एंगल, जीरो।
यहाँ पे मान लो 45, यहाँ पे मान लो 90। तो जब एक पॉइंट सर्कल पे हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लिखते ही नहीं है, हम लिखते हैं आर से करते। क्यों करते हैं? ये काम इजी हो गया ना। क्यों इजी हो गया? क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो चेंज कौन हो रहा है? थीटा। तो तुम जहां पे पहले दो कोऑर्डिनेट यूज कर रहे थे किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए, अब तुम एक ही कर रहे हो, थीटा। क्योंकि आर तो फिक्स रहेगा। सपोज मैं एक्स वाई यूज करता तो प्रॉब्लम क्या होता पता है? यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अलग होती, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अलग होती, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू और अलग होगी। तो मुझे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है तो मुझे दो दो कोऑर्डिनेट बताने ही पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमको पता था कि ये पॉइंट हमेशा सर्कल पे ही रहने वाला है, तो हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज कर दिया, कार्टेशियन हटा दिया, पोलर कोऑर्डिनेट यूज करने लग गए हम लोग। तो पोलर कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो आपका एक कोऑर्डिनेट कम हो जाता है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगी। तो सिर्फ एंगल बता दिया तो समझ में आ जाएगा। इफ आई से एंगल इज 0, यू नो वेयर इज अ पार्टिकल। इफ आई से एंगल इज 90, यू नो वेयर इज अ पार्टिकल। इफ आई से एंगल इज 180, अपोजिट साइड मतलब यहाँ। इफ आई से एंगल इज 270, करेक्ट, राइट। अब ये तो 2D था, इसको अभी 3D में इमेजिन करो। क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते ना तुम। कुछ कुछ लोग उड़ते भी होंगे। अभी गिरोगे, अभी एग्जाम्स हमारा चालू हो रहा है ना, धप से गिरोगे। 0 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क, वो भी 1-2 मार्क भी कॉपी के। ओके, तो ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट हियर। तो बिकॉज बिकॉज नॉर्मली वी लिव ऑन द surface ऑफ अर्थ, and earth is a sphere. Earth is not a circle, it is a sphere. क्या है वो? स्पीयर है, इट इज नॉट अ सर्कल। तो वो पोलर कोऑर्डिनेट से सर्कल पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो दो कोऑर्डिनेट लगते हैं, जिसको तुम बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो 2D था, स्पीयर क्या है? 3D है, 3 डायमेंशनल है, राइट। तो हमको अगर एक स्पीयर पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो दो की जगह पे तीन कोऑर्डिनेट लगेंगे। और इस सिस्टम को तुम बोलते हो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हो? स्पेरिकल पोलर। स्पेरिकल क्योंकि अभी 3D में आ गए तो। और तीन में से एक कांस्टेंट है, दैट इज रेडियस, करेक्ट, क्योंकि पॉइंट कहीं पे भी सरफेस पे होगा। अब अगर अर्थ पे हमको किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले चेक करते हैं इक्वेटर से कितना ऊपर है कितना नीचे। दिस इज इक्वेटर, राइट। इक्वेटर है ना ये? इक्वेटर से अगर ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नीचे है तो हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर को जितने भी पैरेलल सर्कल्स तुम ड्रॉ करोगे उसको बोलते हो लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? लैटिट्यूड। और ये तो हो गया, लैटिट्यूड हमको बताते हैं कि तुम कितना नॉर्थ में या कितना साउथ में हो, राइट। लेकिन एक एक सर्कल और आता है जिसको तुम बोलते हो मेरिडियन। सुना है क्या नाम? यस, सुना है। मेरिडियन क्या बताता है हमको? ईस्ट और वेस्ट, राइट। मेरिडियन के ईस्ट वाले कंट्रीज होते हैं ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे हम लोग, इंडिया इज ईस्टर्न। और जो वेस्ट में होता है वेस्टर्न। बोलते हैं ना हम लोग वेस्टर्न कल्चर, मतलब क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं। फिर हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न कंट्रीज। नॉर्दर्न मतलब एशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब नॉर्थ में है। ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये साउथ में है, राइट, करेक्ट। तो हम लोग कहाँ पे हैं? नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज है। एशिया मतलब नॉर्थ ईस्ट बेसिकली। तो किसी भी जगह का लोकेशन बताना हो तो आपको दो एंगल लगेंगे, एक होगा लैटिट्यूड और एक होगा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड बताता है कि नॉर्थ की साउथ, और लैटिट्यूड बताता है नॉर्थ की साउथ, और लॉन्गिट्यूड क्या बताता है? ईस्ट या वेस्ट। तो हम, या हमसे जो सबसे पास में सिटी है, बड़ा सिटी मुंबई, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या क्या आने चाहिए? लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लिखना चाहिए कि वेस्ट? वेस्ट, ईस्ट। और लैटिट्यूड में क्या लिखना चाहिए?
नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ। ओके। ठीक है, तो लेट अस वेरीफाई। रुको, विकिपीडिया हमको सब बताता है। तो जब भी मास्टर्स का या कहीं पे थीसिस लिखोगे, विकिपीडिया और गूगल को थैंक्स करना मत भूलना। होगा यहीं पे कहीं पे दिख जाएगा आपको, लोकेशन में आएगा वो, आता ही है, होता ही है। देखो ये देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हुए हैं। 19 डिग्री नॉर्थ एंड 72 डिग्री ईस्ट। हम जहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट लोकेशन पे है, हमारा जो सिटी है, वो 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास होता है, 20 डिग्री नॉर्थ। और ईस्ट में थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि मुंबई हमसे कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है ना, मतलब वेस्ट में है। तो हमारा 73 डिग्री के आसपास है, तो जाना चाहिए। करेक्ट? क्लियर? तो व्हाट आर लैटिट्यूड्स? Latitude tells you how much you are to the north or south of equator. What are longitudes? It tells you how much you are to the east or west of meridian. Right? Clear? तो अभी इसके आगे कल देखेंगे, हो नहीं पाएगा पूरा अभी।